Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. હેતુ શું છે? તો આપણો હેતુ એ છે કે અમારે કંપનીને એક ડિસિઝન આપવાનું છે કે કેટલા નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ એ અને કેટલા નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ બી મેન્યુફેક્ચર કરે જેનાથી કંપનીને मैक्सिमम प्रॉफिट થાય। कितने मार्क्स मिलेंगे इस एग्जांपल के? इसके मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे 7 मार्क्स, क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कुछ डिफिकल्ट, इससे भी थोड़े डिफिकल्ट जो एग्जांपल है वो मैं वहां पे आपके साथ शेयर। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च का जो एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल क्रिएशन होता है उसके जो एग्जांपल रहते हैं उसके बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक पूरा इन डेप्थ मैथमेटिकल मॉडल क्रिएशन ऑफ एलपीपी। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको जो एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल क्रिएशन के जो एग्जांपल होते हैं वो काफी हद तक आपको आसान लगने लगेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये एग्जांपल जो है वो मैंने दिया है। तो दोस्तों आप इस एग्जांपल को केयरफुली रीड कीजिए, मैं भी आपके साथ इसको रीड कर रहा हूं, ठीक है। सो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। Two products A and B are to be manufactured. Single unit of A require 2.4 minutes of punch press and 5 minutes of assembly time, while single unit of B requires 3 minutes of punch press time and 2.5 minutes of welding time. The capacity of the punch press department, welding department and assembly department is 1200, 600 and 800 minutes per week respectively. The profit from product A is rupees 60 and from product B is 70 rupees per unit. Formulate LPP such that profit is maximized. ठीक है। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एग्जांपल में दो प्रोडक्ट की बात की है कि कोई एक कंपनी है, वहां पे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर हो रही है। उसमें से प्रोडक्ट ए जो है वो पंच प्रेस डिपार्टमेंट में जा रही है, वहां पे 2.4 मिनट्स का वहां पे उस डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहा है, एंड देन वो जा रही है असेंबली डिपार्टमेंट में और वहां पे उसके ऊपर कुछ मिनट्स के लिए काम हो रहा है, देन इट इज गोज टू दी फॉर दी सेलिंग। इसी तरह से प्रोडक्ट बी का भी कुछ टाइम दिया है इन अ वेल्डिंग डिपार्टमेंट, राइट, एंड असेंबली डिपार्टमेंट, एंड देन द कैपेसिटी इज गिवन। आप देख सकते हो कि कैपेसिटी यहां पे दिखाई गई है कि जो तीन डिपार्टमेंट है, पंच प्रेस डिपार्टमेंट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट एंड असेंबली डिपार्टमेंट, उनकी एक कैपेसिटी दी है। बाद में आपको बोला गया है कि दोनों जो प्रोडक्ट है उसको हम जब सेल करेंगे तो यूनिट प्रोडक्ट के, मतलब एक प्रोडक्ट को बेचेंगे तो प्रोडक्ट ए में हमें 60 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है और प्रोडक्ट जो बी है उसके अंदर हमें 70 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको कहा गया है कि आपको एक एलपीपी मॉडल क्रिएट करना है जिसके अंदर यहां पे आपको ये एक एडवांटेज मिल रहा है कि यहां पे आपको बोल दिया है कि आपको जो मॉडल बनाना है वो मैक्सिमाइजेशन का बनाना है, और मैक्सिमाइज किसे करना है तो के प्रॉफिट को, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वैसा एक एलपीपी मॉडल क्रिएट कीजिए। तो कैसे मॉडल क्रिएट करना है वो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जितने भी एग्जांपल्स रहते हैं, आप मशीन डिजाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एमडी के अंदर आपने देखा होगा तो सबसे पहला जो आप टास्क कर रहे हो, जो स्टेप्स ले रहे हो, वो स्टेप्स होता है गिवन डेटा, राइट, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जांपल होता है तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। तो इसी एग्जांपल में भी हम जब एलपीपी मॉडल क्रिएट करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा, लेकिन यहां पे गिवन डेटा हम टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। सो हम इस स्टेप्स को कहेंगे क्रिएटिंग द टेबल। क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन डेटा। हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जो एग्जांपल है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा जो हमारे पास है उसको हम सबसे पहले पढ़ लिया कि क्या है, उसके अंदर समझ लिया क्या करना है, ठीक है। तो उसको कैसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आइए वो देखते हैं। तो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप एग्जांपल की लाइन पढ़िए। यहां पे आपको दिया गया है कि देयर इज अ टू प्रोडक्ट ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी मिल रही है एग्जांपल में कि यहां पे दो प्रोडक्ट दी गई है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम बी। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देंगे प्रोडक्ट के बारे में कि भाई दो प्रोडक्ट है, ठीक है,
दो प्रोडक्ट है, कौन सी, एक है ए और दूसरी है बी। तो मैंने दो प्रोडक्ट लिख दी यहां पे, ए और बी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आगे देखो, आगे हाँ यहां पे हमें मिल रहा है कि जो दो प्रोडक्ट है उसमें से ए प्रोडक्ट है, ठीक है, यूनिट ऑफ ए, सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये देखो सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। इसका मीनिंग होता है कि एक यूनिट प्रोडक्ट ए का, एक नंबर, ठीक है, राइट, एक क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट ए की हमें मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है, सिंगल यूनिट मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट ए का, तो वो पंच प्रेस में 2.4 मिनट एंड असेंबली में 5 मिनट ले रही है। और प्रोडक्ट बी उसी तरह से पंच प्रेस के अंदर 3 और वेल्डिंग के अंदर 2.5 मिनट्स ले रही है। मतलब यहां पे 3 डिपार्टमेंट है कंपनी के पास, उस 3 डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ठीक है, वो वहां पे अपने हिसाब से जा रही है, जहां पे उसको मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता है वहां से जा रही है एंड वहां पे उसके ऊपर मैन्युफैक्चर हो रहा है एंड देन इट इज गोइंग फॉर दिस सेलिंग। सो 3 डिपार्टमेंट दिए हैं, तो 3 डिपार्टमेंट हम यहां पे लिख रहे हैं। डिपार्टमेंट आपको कितने दिए हैं, 3। कौन कौन से है, सबसे पहला हम लेके पंच प्रेस दिया है, सो पंच प्रेस डिपार्टमेंट दिया है। उसके बाद आपको दिया है वेल्डिंग डिपार्टमेंट, तो हम लिखेंगे वेल्डिंग डिपार्टमेंट यहां पे। देन आप देख सकते हो असेंबली डिपार्टमेंट भी है, तो असेंबली डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मैंने 3 डिपार्टमेंट जो दिए हैं वो लिख दिए हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ए जो प्रोडक्ट है, सिंगल यूनिट अगर हम ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, एक यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट अगर प्रोडक्ट ए का हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो 2.4 मिनट वो पंच प्रेस में टाइम ले रही है। तो ए प्रोडक्ट जो है, ये ए प्रोडक्ट वो पंच प्रेस में 2.4 मिनट्स का टाइम ले रही है, सिंगल यूनिट, मतलब एक क्वांटिटी अगर हमें मैन्युफैक्चर करनी है प्रोडक्ट ए की, तो ठीक है, तो एक जो सिंगल यूनिट है प्रोडक्ट ए का वो 2.4 मिनट पंच प्रेस में और 5 मिनट असेंबली में टाइम ले रही है। जो प्रोडक्ट ए है वो 2.4 मिनट पंच प्रेस में और असेंबली में 5 मिनट ले रही है मैन्युफैक्चर होने के लिए। इसी तरह से बी का आपको दिया है यहां पे कि बी रिक्वायर्स 3 मिनट ऑफ पंच प्रेस टाइम, तो बी जो है वो पंच प्रेस में कितना टाइम ले रही है, 3 टाइम 3 मिनट्स ले रही है। और वेल्डिंग डिपार्टमेंट में दिया है आपको यहां पे 2.5, ठीक है, बी जो प्रोडक्ट है वो वेल्डिंग डिपार्टमेंट में 2.5 मिनट्स ले रही है मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हो टेबल के अंदर ए प्रोडक्ट का वेल्डिंग के अंदर कोई रोल नहीं है। आपको एग्जांपल में दिया है कि भाई ए प्रोडक्ट है वो वेल्डिंग में नहीं जा रही है, वहां पे वेल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट ए के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे हम डैश कर देंगे क्योंकि टाइम नहीं दिया है हमें। वैसे ही बी का भी, बी है उसको असेंबली की नहीं जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है बी को असेंबली करने के लिए, तो उसको उसका टाइम नहीं दिया है, तो यहां पे हम कर देंगे डैश, ठीक है। देखते हैं आगे, आगे आप देख सकते हो द कैपेसिटी ऑफ द पंच प्रेस डिपार्टमेंट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट एंड असेंबली डिपार्टमेंट। देखो दोस्तों यहां पे कैपेसिटी दी है, क्या दिया है, कैपेसिटी। और कैपेसिटी मैंने यहां पे ही क्यों लिखा, क्योंकि ये कैपेसिटी मुझे 3 जो डिपार्टमेंट है उस तीनों डिपार्टमेंट की कैपेसिटी दी है। कैपेसिटी का मीनिंग यहां पे हम थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। कैपेसिटी मतलब क्या, कि ये जो डिपार्टमेंट है हमारे पास, ये 1 2 3 डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट इतने मिनट ही हफ्ते में काम कर सकते हैं, ऐसा दिया है। इतने मिनट काम कर सकते हैं हफ्ते में, मतलब उससे ज्यादा वो काम करने के लिए जो उसकी जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो उनके पास नहीं है। पंच प्रेस जो मशीन है उसका टाइम यहां पे हमें दिया है 1200, ठीक है, कितना दिया है, 1200 मिनट्स दिया है, कि जो पंच प्रेस डिपार्टमेंट है वो 1200 मिनट्स ही काम कर सकता है। वैसे यहां पे आप देखो वेल्डिंग का कितना दिया है, वो है हमारे पास वेल्डिंग का 600। वेल्डिंग डिपार्टमेंट है वो हफ्ते में 600 मिनट ही काम कर सकता है। और उसी तरह से असेंबली डिपार्टमेंट की भी कैपेसिटी हमें दी है कि वो हफ्ते में 800 मिनट ही काम कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव डेटा दिया है उसको एक टेबुलर फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। आगे पढ़ते हैं, यहां पे हमें मिला है कि भाई प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट ए इज ₹60 एंड फ्रॉम प्रोडक्ट बी इज ₹70 पर यूनिट। मतलब सिंगल यूनिट अगर प्रोडक्ट ए को हम बेचेंगे मार्केट में तो वहां से हमें ₹60 का प्रॉफिट हो रहा है। और कुछ इसी तरह से सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी बेचेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, ₹70। तो प्रॉफिट दिया है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट किस चीज का दिया है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का। तो यहां पे हम लिखेंगे
60 रुपीज का प्रॉफिट फॉर दी प्रोडक्ट ए एंड यहां पे आएगा 70, राइट। सो ये टेबल फॉर्म हो गया, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा मैंने टेबल क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो कोई डेटा है नहीं है, मतलब जितना भी डिस्क्रिप्टिव डेटा हमें है वो सारा डिस्क्रिप्टिव डेटा हम क्या कर रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका एडवांटेज क्या है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। टेबुलर फॉर्म का एडवांटेज ये रहता है कि टेबुलर फॉर्म बनाने से हमारी जो आय रहती है वो एक छोटे से स्पेस में हम पूरा जो जितना भी डेटा था, जो ये पूरा डेटा डिस्क्रिप्टिव डेटा था, वो सारा डेटा हम आसानी से एक छोटी स्पेस में देख सकते हैं और कोई भी डेटा हमसे मिस नहीं होगा इन दी एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल में शायद आपसे अगर एक छोटी सी भी चीज मिस हो गई ना, कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपसे मिस हो गया या फिर किसी और जगह पे लिख दिया, जहां पे लिखना था वहां नहीं लिखा, किसी और जगह पे लिख दिया, तो हो सकता है कि आपका मैथमेटिकल मॉडल गलत हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैथमेटिकल मॉडल गलत हुआ तो उसका मीनिंग हुआ कि आपका सॉल्यूशन भी गलत होगा, और सॉल्यूशन भी गलत हुआ मतलब आपका डिसीजन भी गलत हुआ, और डिसीजन गलत हुआ तो क्या होगा, आपकी जो भी कंपनी होगी, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो पूरी घाटे में जाएगी, या फिर आप एग्जाम की बात करो तो वहां पे आपको मार्क्स कट सकते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका मैथमेटिकल मॉडल गलत था, और मॉडल गलत हुआ तो आपका सॉल्यूशन भी गलत आया और उसके चलते आपको मार्क्स कटेंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए ये टेबुलर फॉर्म बनाना काफी आवश्यक है। ये वाले प्रॉब्लम में टेबुलर फॉर्म नहीं दिया, कुछ एग्जांपल में टेबुलर फॉर्म होता है लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर मिसिंग होती है, तो हमें क्या करना है, उस टेबल के अंदर जो मिसिंग चीज है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। कोई भी एलपीपी मॉडल आपको दोस्तों बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाओ, टेबल बनाने से ये फायदा होता है कि जितनी भी डिस्क्रिप्टिव डेटा में जो भी चीजें रहती है वो सभी आपके सामने आ जाती है, एक टेबल फॉर्म में आ जाती है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि कोई भी चीज, कोई भी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपसे मिस नहीं होंगे और आपका मैथमेटिकल मॉडल है वो सही रहता है, ठीक है। और वो सही रहा तो सॉल्यूशन सही रहा, सॉल्यूशन सही रहा तो आपके पूरे मार्क्स 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है वो 7 मार्क्स में जीटीयू में पूछा जाता है। सो ये मार्क गेनिंग एग्जाम्पल रहते हैं। करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। ये तो टेबुलर फॉर्म बनाना है, इसको तो इतना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज क्वाइट इजी, ठीक है। तो स्टेप्स कौन से हैं, कैसे शुरुआत करते हैं एलपीपी मॉडल बनाने की, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सबसे पहला स्टेप्स है वो क्या है दोस्तों, डिसाइड डिसीजन वेरिएबल। राइट, हमें क्या करना है एज अ डिसीजन मेकर, हमें डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करना है कि हमारे प्रॉब्लम में डिसीजन वेरिएबल हमें किसको लेना है। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 प्रोडक्ट ए और बी दी गई है, ठीक है, और ये 2 प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी आपको दिया है और आपको एंड में ये भी बोल दिया है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन एलपीपी मॉडल जो है वो बनाना है। आपका मॉडल कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो डिसीजन वेरिएबल है वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और प्रॉफिट किस चीज का दिया है, तो प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो दिया है प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, मतलब कि हमें एज अ डिसीजन मेकर ये डिसाइड करके देना है कंपनी को कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर करने हैं जिससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद पता चलेगा। सो आवर डिसीजन वेरिएबल इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट वर्ड। प्रॉफिट पे से हम निकालेंगे किस चीज का प्रॉफिट दिया है, तो प्रोडक्ट का दिया है, और कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, तो 2 प्रोडक्ट है। सो हमारे डिसीजन वेरिएबल कितने हो गए, 2, x1 और x2। अब मैंने दोस्तों यहां पे x क्यों लिया, तो x ये अल्फाबेट हम डिसीजन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं। आप y1 y2 भी ले सकते हैं, ठीक है, कई टेक्स्ट बुक्स में y का भी यूज किया है एज अ डिसीजन वेरिएबल, लेकिन जो मेजोरिटी टेक्स्ट बुक्स है वहां पे x अल्फाबेट यूज हो रहा है टू रिप्रेजेंट दी डिसीजन वेरिएबल, राइट। सो x1 और x2 हमने 2 डिसीजन वेरिएबल लिए क्योंकि प्रॉफिट है वो 2 प्रोडक्ट का दिया है, एक a और दूसरी b, ठीक है। तो x1 हमारा क्या होगा, मैथमेटिकल मॉडल में x1 क्या होगा, x1 होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर
टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर, मतलब यहां पे देखो सब चीज सिंगल यूनिट के लिए दिए है कि एक प्रोडक्ट है ए तो उसका 2.4 मिली लग रहा है, एक प्रोडक्ट ए में से हमें 60 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, टोटल कितनी मैन्युफैक्चर करनी है वो डिसीजन देना है। तो यहां पे हमारा x1 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर, x2 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये दो जो x1 और x2 है उसमें यहां पे क्या लिखना है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन अस। टेक्स्ट बुक्स में आपको ये कुछ अलग तरीके से भी मिल सकता है, जैसे कि x1 आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर, या फिर अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर। ऐसे कोई भी वर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप अपनी तरह से लिख सकते हो, लेकिन x1 का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि x1 और x2 है क्या, तो वो है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर। ठीक है, सो दिस इज द डिसीजन वेरिएबल दैट इज डिफाइंड बाय अस, हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिपेंड ऑन द डिसीजन मेकर। आप कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो डिसीजन वेरिएबल, मतलब अलग अलग वेराइटी के डिसीजन वेरिएबल भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जीटीयू पूछता है तो वहां पे हो सकता है कि डिसीजन वेरिएबल डिपेंड होता है डिसीजन मेकर पे ऊपर। सो आपका फ्रेंड है वो कुछ और डिसीजन वेरिएबल लेगा, आप कुछ और डिसीजन वेरिएबल लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे भी एग्जांपल रहते हैं, लेकिन ये जो सिंपल से प्रॉब्लम होते हैं उसके अंदर एक ही डिसीजन वेरिएबल आता है, और ज्यादातर प्रॉब्लम ऐसे ही होगी जहां पे जो डिसीजन वेरिएबल के चांसेस होते हैं वो सिर्फ सिंगल ही होगी, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, डिसीजन वेरिएबल हमें डिसाइड करने थे, हमने कर लिए कि x1 और x2 क्या है। नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, गुजराती में આપણે એને કહીશું હેતુ, કે તમારો હેતુ શું છે। તો આપણો હેતુ એ છે કે અમારે કંપનીને એક ડિસિઝન આપવાનું છે કે કેટલા નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ એ અને કેટલા નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ બી મેન્યુફેક્ચર કરે જેનાથી કંપનીને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થાય, રાઈટ। ધીસ ઇઝ અવર ઓબ્જેક્ટિવ, રાઈટ, ધીસ ઇઝ અવર હેતુ। સો હેતુ જો છે, જે આપણો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં ઓલરેડી ક્લિયર કરી દીધું છે, એક્ઝામ્પલમાં તમને આપી દીધેલું છે, રાઈટ। ઇટ ઇઝ ઓલરેડી गिवन इन द एग्जांपल दैट योर एलपीपी मॉडल शुड बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने वाला है। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यहां पे हमें मिल जाएगा मैक्सिमाइज z, और मैंने z क्यों लिखा है, z इज अल्फाबेट यूज टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज मैक्सिमाइज z। मैक्सिमाइज क्यों आया, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट वर्ड है, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को, बट ऑब्वियसली अगर नहीं भी दिया होगा कि भाई एग्जांपल में नहीं दिया कि आपको एलपीपी मॉडल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बनाना है, ऐसा नहीं दिया तो भी हम क्या करेंगे कि भाई प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करना ही चाहेंगे। कोई ऐसा बंदा है जो प्रॉफिट को कम करना चाहेगा, नहीं, हर एक की यही डिमांड होती है, उसका यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। हाँ, अगर ये प्रॉफिट की जगह एग्जाम्पल के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम्पल के अंदर प्रॉफिट की जगह कॉस्ट दिया है, क्या दिया है, कॉस्ट, तो कॉस्ट दिया होगा कि भाई प्रॉफिट नहीं दिया, ऐसा दिया है कि कॉस्ट इज 60 एंड 70 रुपीज, जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर हो रही है उसके अंदर जो कॉस्ट लग रही है वो 60 और 70 है। तो इन दैट केसेस, उस केसेस के अंदर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लेंगे, मिनिमाइज, राइट, क्या लेंगे, मिनिमाइज लेंगे, क्योंकि हमें यहां पे कॉस्ट दिया होगा तो। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास है प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिया है तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा बनाएंगे, मैक्सिमाइज, राइट। अब यहां पे क्या आएगा, दैट इज द क्वेश्चन, कैसे आएगा, दैट इज द क्वेश्चन, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहां पे प्रॉफिट दिया है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्रॉफिट के ऊपर बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमें बनाना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो प्रॉफिट हमने ले लिया, मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज z। लिखेंगे क्या मैथमेटिक्स में, तो एक प्रोडक्ट, ये जो मैंने यहां पे 60 लिखा है ना, वो क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए को जब हम बेचेंगे तो 60 रुपीज हमें प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब सिंगल यूनिट, मतलब एक यूनिट हम प्रोडक्ट ए का जब सेल करेंगे तो हमें 60 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है।
ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि हम कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नहीं पता। अब आप सोचोगे सर उसका तो हमारे पास आंसर नहीं है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करेंगे वो तो हम बाद में सॉल्यूशन निकालेंगे ना। सही है, उसका जो न्यूमेरिकल नंबर है ना कि भाई इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करनी है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। जब हमें सॉल्यूशन मिलेगा तब हम डिसीजन मेकर के रोल में हम बताएंगे कंपनी को कि भाई इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए और इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर करो। बट अभी इस एग्जाम्पल के अंदर हम कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट ए के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, स्टेप नंबर 1। हाँ, ये देखो हमने क्या डिसाइड किया, हमने ये डिसाइड किया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करेंगे। कितनी करेंगे? x1 यूनिट। कितनी करेंगे? x1 यूनिट जितनी, x1 क्वांटिटी में। ठीक है, x1 क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट ए जो है, प्रोडक्ट ए है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। सो दोस्तों एक यूनिट प्रोडक्ट ए है, उसके ऊपर हमें 60 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम अगर x1 यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो मार्केट में बेचेंगे भी कितनी? x1 यूनिट ही बेचेंगे, क्योंकि x1 यूनिट तो हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो x1 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो x1 यूनिट का भी हम क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। और उसमें से कितनी प्रॉफिट मिलेगी? नाउ यू कैन इजीली मेक द इक्वेशन। एक यूनिट पे से 60 रुपीज मिल रहे प्रॉफिट, तो x1 यूनिट में से कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा 60x1, राइट। एंड दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट ए। ये क्या मिला हमें? प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट ए की जितनी भी, ठीक है, x1 नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम ए की जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसमें से हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा 60x1। x1 कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इट इज बाद में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल मैथमेटिकल मॉडल के लिए हमने ये डिसाइड कर लिया है इन स्टेप नंबर 1 कि x1 क्वांटिटी, x1 यूनिट हम प्रोडक्ट ए के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट हमें क्या मिला कि प्रोडक्ट ए का टोटल प्रॉफिट हमें मिला, प्रोडक्ट ए में से टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा 60x1। कुछ इसी तरह से अगर हम बी का सोचेंगे कि भाई एक यूनिट बी का अगर हम बना रहे, एक यूनिट बी का बना रहे तो कितना? 70 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। तो कितनी प्रोडक्ट हम बी बनाएंगे? x2। कितनी बनाएंगे? टोटल x2 प्रोडक्ट भी हम बनाएंगे। सो x2 भी अगर यूनिट बनाएंगे प्रोडक्ट बी का तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो बी में से हमें मिलेगा 70x2। कितना प्रॉफिट मिलेगा टोटल? प्रोडक्ट बी में से 70x2। तो दोस्तों ए में से 60x1 मिल रहा है, बी में से 70x2 मिल रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कंपनी को कितना होगा? तो दोनों प्रोडक्ट का समेशन कर लो कि भाई ए में से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो और बी में से जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है उन दोनों का समेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कंपनी का टोटल ओवरऑल प्रॉफिट। और हमारा एम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो टोटल प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट हो गया 60x1 प्लस 70x2 और उसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। सो टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी 60x1 प्लस 70x2 और ये टोटल प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। हो गया, आसान है। थोड़े प्रॉब्लम हम एक्सरसाइज में लेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, सो आपको ये और समझ में आएगा एंड यू कैन क्विकली क्रैक दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप नंबर 3 देखते हैं अब। स्टेप नंबर 3 में आएगा कंस्ट्रेंट। क्या आएगा? कंस्ट्रेंट्स, या फिर आप उसको कह सकते हो रेस्ट्रिक्शन। क्या कह सकते हो? रेस्ट्रिक्शन, या फिर उसको आप कह सकते हो लिमिटेशन। ठीक है, अवरोध, लिमिटेशन, बराबर है कि कोई पण एग्जाम्पल हशे, राइट, इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल आपको उस एग्जाम्पल के अंदर रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, कंस्ट्रेंट मिलेगा, लिमिटेशन मिलेगा। ठीक है, सो इन दिस गिवन प्रॉब्लम हम टेबल में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कुछ वर्ड कि हाँ इसको हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन। तो कौन सा वर्ड है? यस, कैपेसिटी। यहां पे हमें यह कहा गया है कि जो 3 डिपार्टमेंट है, पंच प्रेस, वेल्डिंग और असेंबली, उसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है कि भाई उतनी ही कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट है, पंच प्रेस है, उसकी 1200 दी गई है, मतलब पंच प्रेस डिपार्टमेंट हफ्ते में 1200 मिनट ही काम करेगा, उससे ज्यादा मिनट पंच प्रेस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे? एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और वो हो जाएगा कंस्ट्रेंट, उसको कहेंगे हम कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे कंस्ट्रेंट? तो दोस्तों देखो यहाँ पे 2.4 जो है,
इस टेबल की हम बात करेंगे। टेबल कितना हमें एडवांटेज कर रहा है वो आप देखो, पूरा जितना भी डेटा है वो सारा मैं टेबल पर से ही बना रहा हूं, राइट। मुझे मेरे पास अब कुछ नहीं है, ठीक, चौक और ये डस्टर है, राइट। सो 2.4 ये क्या दिया है, 2.4 दोस्तों, 2.4 दोस्तों ये जो है वो प्रोडक्ट ए जो थी, प्रोडक्ट ए जो थी उसका सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए का कितना मिनट्स लग रहा था पंच प्रेस के अंदर वो दिया है। तो कितना लग रहा था प्रोडक्ट ए का पंच प्रेस के अंदर, 2.4 मिनट, राइट। मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इसको देखना कि भाई सिंगल यूनिट मतलब 1 यूनिट में लिख रहा हूं, सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए कितना टाइम ले रही है पंच प्रेस में, पंच प्रेस में कितना टाइम ले रही है, 2.4 मिनट्स। सो ये 2.4 मिनट्स, राइट। हम टोटल कितनी प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करेंगे, हम टोटल कितनी करेंगे, x1 कितनी करेंगे, x1 टोटल मैन्युफैक्चर करेंगे। सो अगर एक यूनिट प्रोडक्ट ए का 2.4 मिनट पंच प्रेस के अंदर टाइम लग रहा है तो x1 यूनिट को कितना लगेगा, चलो आप बताओ कितना लगेगा, राइट। टोटल प्रोडक्ट ए जो x1 हम बनाएंगे उसको बनाने के लिए पंच प्रेस में टोटल टाइम लगेगा 2.4 x1, इतना क्या लगेगा, टाइम लगेगा। कुछ इसी तरह से आप देखो पंच प्रेस में और कुछ बन रहा है, हाँ बी प्रोडक्ट भी भाई जा रही है पंच प्रेस में, बी प्रोडक्ट भी जा रही है। तो बी प्रोडक्ट का टाइम कितना है कि सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी टेक्स 3 मिनट्स इन पंच प्रेस डिपार्टमेंट, कि भाई बी प्रोडक्ट का सिंगल यूनिट मतलब एक यूनिट होगा तो ये एक यूनिट प्रोडक्ट बी का पंच प्रेस डिपार्टमेंट के अंदर 3 मिनट का टाइम ले रही है, राइट। सो 3 मिनट का टाइम ले रही है बी प्रोडक्ट पंच प्रेस के अंदर। तो हम टोटल बी प्रोडक्ट कितनी बनाने वाले हैं, x2, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर x2। सो टोटल x2 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो इट इज 3x2, राइट। सो दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, गॉट इट। सो हमारे पास अब हो गया कि भाई देखो प्रोडक्ट ए जो है वो टोटल प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करने के लिए पंच प्रेस के अंदर 2.4 x1 मिनट लग रहा है, और प्रोडक्ट बी जो है वो तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ बी मैन्युफैक्चर करने के लिए पंच प्रेस के अंदर वो 3x2 टाइम ले रही है। मतलब दोनों का समेशन 2.4 x1 प्लस 3x2 ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा टोटल टाइम रिक्वायर्ड by product A and B in punch press, ठीक है। ये मुझे क्या मिला, 2.4 x1 प्लस 3x2, ये मुझे मिला टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B टू बी मैन्युफैक्चर इन पंच प्रेस डिपार्टमेंट। लेकिन हमें यहां पे ये दिखाई दिया रहा है कि भाई कैपेसिटी पंच प्रेस डिपार्टमेंट की है 1200 मिनट इन अ वीक, मतलब हफ्ते में सिर्फ 1200 मिनट ही ये काम कर सकता है। सो ये जो टोटल टाइम लगेगा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का पंच प्रेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए, इट शुड बी 1200 मिनट्स और लेस देन 1200 मिनट्स, क्योंकि कैपेसिटी दी है कि भाई इससे ज्यादा वो वाला डिपार्टमेंट पंच प्रेस डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता। सो टोटल जो टाइम पंच प्रेस में लग रहा है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का, इट शुड बी 1200 या फिर उससे कम होना चाहिए। सो सबसे पहला हमारा कंस्ट्रेंट जो था, रेस्ट्रिक्शन है, वो क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई टोटल टाइम जो लग रहा है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का जो टोटल टाइम लग रहा है पंच प्रेस डिपार्टमेंट के अंदर, इट शुड बी, राइट, इट शुड बी 1200 और लेस देन 1200। यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू जो मैंने लिखा, राइट, इसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है लेस देन इक्वल टू, दूसरी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी। क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट, और ये कंस्ट्रेंट हमारा हो गया पंच प्रेस के ऊपर। दोस्तों कुछ इसी तरह से दोस्तों हम क्या बनाएंगे अब बाकी के कंस्ट्रेंट। तो 1200 का हो गया, अब 600 में देखो, तो यहां पे देखो प्रोडक्ट ए का कुछ दिया ही नहीं है, तो प्रोडक्ट ए का नहीं आएगा, तो वेल्डिंग के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर हो रही है। तो एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए 2.5 मिनट्स लग रहे हैं वेल्डिंग के अंदर। तो टोटल प्रोडक्ट बी हम कितनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, x2 कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि भाई हम x2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे,
तो जब x2 मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, x2 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, देन टोटल टाइम इज 2.5 x2. सो टोटल टाइम कितना होगा 2.5 x2 टू बी मैन्युफैक्चर इन द वेल्डिंग डिपार्टमेंट, राइट. सो इट शुड बी 2.5 x2 और ये जो टोटल टाइम लग रहा है इट शुड बी 600 मिनट्स. जो वेल्डिंग डिपार्टमेंट है वो हफ्ते में 6, राइट, 600 यूनिट मिनट्स ही अवेलेबल है. तो ये जो टाइम लग रहा है वो 600 होना चाहिए या फिर 600 से कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन इट शुड नॉट बी मोर देन 600. 600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो आवर इनइक्वालिटी इज हियर लेस देन इक्वल टू 2.5 x2 लेस देन इक्वल टू 600. और ये जो कंस्ट्रेंट हुआ वो हो गया हमारा वेल्डिंग का, राइट. इट इज द कंस्ट्रेंट टाइम फॉर द वेल्डिंग. नाउ सी द थर्ड वन, यहां पे असेंबली. तो दोस्तों असेंबली का कितना दिया है, यू कैन सी असेंबली के लिए कैपेसिटी है 800 मिनट्स और यहां पे देख सकते हो प्रोडक्ट बी जो है वो असेंबली के लिए नहीं जा रही है, सिर्फ प्रोडक्ट ए जा रही है. सो एक प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 5 मिनट लग रहा है इन असेंबली डिपार्टमेंट. हम कितनी बना रहे हैं x1. सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्ट ए इन असेंबली डिपार्टमेंट इज 5x1. और ये जो टाइम लगेगा असेंबली डिपार्टमेंट में वो कितना होना चाहिए, कैपेसिटी है 800 की ही. तो असेंबली डिपार्टमेंट की कैपेसिटी 800 मिनट्स है, तो ये जो टोटल टाइम प्रोडक्ट ए का लगेगा इन असेंबली इट शुड बी 800 और लेस देन 800. सो आवर इनइक्वालिटी इज अगेन लेस देन इक्वल टू 800 एंड हियर इट इज फॉर कौन सा आएगा, असेंबली डिपार्टमेंट, राइट. सो हियर आवर ऑल 3 कंस्ट्रेंट आर चेक. ठीक है, इसके अलावा और कोई कंस्ट्रेंट यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो जितने भी कंस्ट्रेंट है वो सारे हमने यहां पे चेक कर लिए. सो 3 हमारे कंस्ट्रेंट मिले, 1, 2 और 3, पंच प्रेस, वेल्डिंग और असेंबली के, राइट. सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 3, कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्शन. नाउ स्टेप नंबर 4, दिस इज अवर लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4. दोस्तों स्टेप नंबर 4 है वो क्रिटिकल स्टेप है. क्यों, क्योंकि आप ये जो आगे के स्टेप 1, 2, 3 ये 3 कंप्लीट करोगे, राइट. बट अगर स्टेप 4 आपने छोड़ दिया कि चलो ये तो कुछ नहीं है, छोड़ देंगे चलेगा, तो दोस्तों यहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे. क्योंकि स्टेप 4 पे ही पूरा एग्जाम्पल डिपेंड है. क्योंकि स्टेप नंबर 4 आपका है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या है, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. मतलब हम ये यहां पे ये कंडीशन रख रहे हैं कि ये जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है x1 और x2 दैट बोथ डिसीजन वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव. और नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा, वो रादर 0 होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे, लेकिन नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएंगे. और इसका रीजन ये है कि अगर मान लो कि x1 की हमने वैल्यू मिली, हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, ये जो मैथमेटिकल मॉडल हमें मिलेगा उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हो सकता है हमें x1 की वैल्यू -5 मिले. तो दोस्तों आप ही सोचिए, अगर x1 इक्वल्स टू -5 मतलब क्या कि हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करनी है -5. सो इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल कि -5 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, राइट. एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द नॉन नेगेटिव कंडीशन कि हमारे जितने भी डिसीजन वेरिएबल हम ले रहे हैं वो सारे क्या हो गए, x1 और x2. यहां पे सिर्फ 2 ही डिसीजन वेरिएबल है. सो x1 और x2 बोथ आर रादर 0 या फिर ग्रेटर देन 0. सो x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो दोस्तों देखो यहां पे हमने इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू ली थी, राइट. और यहां पे हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और नॉन नेगेटिव कंडीशन में ऑलवेज आपकी जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगी. और ये जो आपकी राइट साइड है वो राइट साइड में ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा. योर ऑल डिसीजन वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कोई भी एग्जांपल हो, ये 4th स्टेप जो है आपको कंप्लीट करना है. अगर छूट गया तो आपको ये पूरा एग्जांपल आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज क्रिटिकल स्टेप. स्टेप नंबर 4 लिखना मत भूलिएगा. आई होप कि आपको ये पूरा जो सिस्टम है समझ में आया होगा. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ऑल 4 स्टेप्स दिस इज योर सॉल्यूशन, राइट. लेकिन इसको दिखाना कैसे है, ये तो इतना तो लिखना ही है. आपको टेबल बनाओ, टेबल बनाने के बाद स्टेप 1 लिखो, स्टेप 2 लिखो, स्टेप 3 लिखो, स्टेप 4 लिखो. ये सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है. ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. आपको सिर्फ लिखना है टेबल, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ठीक है, इतना ही लिखना है.
बाकी का जो मैंने लिखा है वो वाला, ये नीचे वाला, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 4 आपको क्या लिखना है, आपको सीधा ये सब खत्म होने के बाद नीचे लिखना है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन दोस्तों हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा आया, हमें सबसे पहले लिखना है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू क्या है 60x1 प्लस 70x2 जो कि हमारे पास है स्टेप नंबर 2 में। देन यहां पे लिखना है सब्जेक्ट टू ये st એટલે આપણે જે બસ આવે છે એ નહીં, st સર્વિસ નહીં, અહીંયા st નો મીનિંગ થાય છે સબ્જેક્ટ ટુ। सब्जेक्ट टू मतलब ये जो मैक्सिमाइज z है, यहां पे हम जो भी लिखेंगे, यहां पे जो भी लिखेंगे वो किसके सब्जेक्ट में है, तो वो सब्जेक्ट है ये हमारा मैक्सिमाइज z के सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट टू में क्या आएगा हमारा कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट है 2.4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 1200। देन सेकंड कंस्ट्रेंट है 2.5x2 लेस देन इक्वल टू 600 एंड लास्ट वाला है 5x1 लेस देन इक्वल टू 800, ठीक है। एंड करके लिखना है लास्ट वाली कंडीशन नॉन नेगेटिविटी, दैट इज x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैं जो बॉक्स बना रहा हूं दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ये लिखने की आवश्यकता क्यों है, आपको लगेगा सर ये तो हमने लिखा है यहाँ पे। कुछ एग्जामिनर कुछ इवोल्यूटर ऐसे होते हैं जो आपका ये फाइनल टेबल ही चेक करेंगे, आपका जो फाइनल टेबल है राइट, आपका ये जो फाइनल टेबल है उसको ही वो लोग चेक करेंगे और बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव यू कितने मार्क्स मिलेंगे इस एग्जांपल के, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे 7 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जांपल पूरे 7 मार्क्स में पूछते हैं जीटीयू के अंदर और ये काफी इजी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए। उसके बाद ऐसे कोई भी एग्जांपल आपको जीटीयू पूछ ले आप आराम से उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जो मेथड है आपको एक्सप्लेन करने की वो भी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हो और ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कुछ डिफिकल्ट, इससे भी थोड़े डिफिकल्ट जो एग्जाम्पल है वो मैं वहां पे आपके साथ शेयर करूंगा। हम उसकी बात करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे कि कैसे वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो रहते हैं उसका सॉल्यूशन आता है, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सो प्लीज लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल इफ यू आर न्यू एंड ऑल्सो जस्ट जो बेल आइकॉन है वहां पे उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इंस्टेंट आपको तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।